Hello students, your warm welcome in online classes of Bright Angels Education Center. Myself Neeraj Bahuguna. Students, today we will discuss about an important topic of biology, that is cell, the unit of life. So, what comes to your mind when you hear the word cell? Is it a battery cell or a prisoner cell or a cell in MS Excel sheet? Well, what we are going to study does not related to any of these. Look at some more pictures. These are microbes, animals and plants. All the living organisms are made up of cells. The body of living organisms made up of cells. Cells are smallest basic unit of life. A cell is a fundamental, structural and functional unit of life. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल की स्टडी करेंगे. सेल जीवन की आधारभूत इकाई होती है, स्ट्रक्चरल इकाई होती है. स्ट्रक्चरल संगठनात्मक मतलब कि जो हम लोग की बॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है वो एक एक सेल से मिलकर बनता है. जैसे कि किसी इमारत का निर्माण ईंटों से मिलकर होता है, उसी तरह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का निर्माण सेल से मिलकर होता है. एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि हम लोग की बॉडी में जो भी फंक्शन होता है उसके लिए कोई ना कोई सेल रिस्पॉन्सिबल होती है. सेल्स में सेलुलर एक्टिविटी होती है जिसके फलस्वरूप हम लोग कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज सेल की स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम लोग सेल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि सेल को किसने डिस्कवर किया. तो सेल की स्टोरी शुरू होती है जब सबसे पहले किसी ने सेल को देखा. सबसे पहला पर्सन जिसने सेल को देखा वो था रॉबर्ट हुक इन 1665. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को देखा था जो कि एक डेड प्लांट सेल है. इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा. ये कुछ इस तरह से दिखता है. इसमें हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स होते हैं. उसने इसे प्राचीन सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा था तो उसे ये स्ट्रक्चर मॉन्क के रहने की जगह जैसे दिखाई दिए. मॉन्क मतलब जो उस टाइम के बौद्ध धर्मगुरु थे, उनके रहने के जो मठ होते थे उनके रूम का आकार ऐसा ही दिखाई देता था. उन रूम्स को सेलुला कहा जाता था. तो इसी से प्रभावित होकर रॉबर्ट हुक ने उन स्ट्रक्चर्स का नाम सेल रख दिया. इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा. इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें पॉन्ड के वाटर को देखा तो इसमें इनको कुछ मूविंग पार्टिकल्स दिखाई दिए. तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स देखे जिनको कि इन्होंने स्मॉल एनिमल्स कहा. इसके बाद 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास सिल्डिन ने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेल के बने होते हैं. जो सिल्डिन थे ये को फाउंडर हैं सेल थ्योरी के. इसके बाद 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर स्वान ने कहा कि सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी सेल्स के बने होते हैं. तो सिल्डिन और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी और उन्होंने कहा ऑल द लिविंग क्रिएचर्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. इसके बाद 1855 में एक जर्मन डॉक्टर रुडोल्फ वर्चू ने सेल्स को स्टडी किया और ये पाया कि जो सेल्स होती हैं वो प्री
एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती है, इसे उन्होंने एक टर्म दिया ओमिनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी किसने दी, तो सिल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी और सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया रुडोल्फ वर्चू ने। तो एग्जैक्ट सेल थ्योरी में क्या क्या बातें कही गई? ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी सेल्स के बने होते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल्स होती हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं। सेल्स कम फ्रॉम द रिप्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स और सेल डिवीजन, मीन्स ऑल द न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी नई सेल्स होती हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनती हैं। अब हम लोग एक सेल का ओवरव्यू देखेंगे कि जनरली एक सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो एक सेल होती है उसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं, 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन। प्रत्येक सेल एक थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग से कवर्ड रहती है, एनवेलप्ड रहती है, जिसे कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकंड है न्यूक्लियस। प्रत्येक सेल में एक कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और प्रत्येक सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेमी सॉलिड फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आते हैं। इसके बाद सेकंड है यूकैरियोटिक सेल्स। यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्लांट सेल और दूसरा है एनिमल सेल। जो प्लांट सेल है प्लांट्स में पाया जाता है और जो एनिमल सेल है वो एनिमल्स में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल्स हैं, सेल्स दैट लैक अ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल्स। सबसे सिंपल टाइप का सेल होता है, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड रीजन में होता है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड तो होती हैं, साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो बच्चों एक बात याद रखनी है कि जो सेल वॉल होता है वो प्रोकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा कंटेन्स राइबोसोम्स। तो बच्चों राइबोसोम के बारे में खास बात ये होती है कि जो राइबोसोम होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, कोई भी एनवेलप नहीं प्रेजेंट होता है। और दूसरी खास बात ये है कि जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही पाया जाता है। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें उनके शेप और साइज में बहुत विविधता पाई जाती है। अगर हम लोग यूकैरियोटिक से कंपैरिजन करें तो इनका साइज बहुत छोटा होता है। जो बैक्टीरिया जो कि एक
मुख्य पार्ट हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, ये कई शेप के पाए जाते हैं। अगर राउंड शेप का है तो उसको हम लोग कोकस बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप का है तो उसको हम लोग बैसिलस बोलते हैं, स्पाइरल शेप का है तो उसको हम लोग स्पाइरल बोलते हैं, अगर कॉमा शेप्ड होता है तो उसको हम लोग वाइब्रियो बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है यूकैरियोटिक सेल्स, सेल्स दैट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसा सेल जिसमें कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेल्स। ये प्रोकैरियोटिक की तुलना में कॉम्प्लेक्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है। दूसरा डिफरेंस है, प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज साइज का प्रेजेंट होता है, जो कि फ्यू और मैनी इन नंबर्स हो सकते हैं, बट एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल साइज का होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल हो सकता है कि आधे से ज़्यादा पार्ट, जो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म है उसका आधे से ज़्यादा पार्ट को कवर कर ले जाए, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके आसपास प्रेजेंट होगा। जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो लगभग सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कवरिंग होती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये एक लिविंग लेयर है जो कि डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सभी प्रकार की सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही प्रेजेंट होती है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि प्रोटीन की डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स यहाँ पर पाई जाती हैं और जो फॉस्फोलिपिड है उसकी 2 लेयर्स पाई जाती है, अपर लेयर और लोअर लेयर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल में कोई भी कंस्टिट्यूएंट आ रहा है या सेल के बाहर किसी चीज़ को जाना है या सेल्स के अंदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मॉलिक्यूल्स इन सेल मेम्ब्रेन आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड चेंजिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जो सब्सटेंसेस है उनका ट्रांसफ़र होता रहता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ओके। इसके बाद हम लोग सेल वॉल देखते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा प्लांट सेल का और प्रोकैरियोटिक सेल का। जो प्लांट सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और थिक कवरिंग, रिजिड कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग सेल वॉल कहते हैं। जो सेल वॉल होती है वो सेल शेप को मेंटेन करती है, नॉन लिविंग लेयर है। ये खास बात है कि जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग लेयर है। सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सेल। जो सेल वॉल होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, उनको एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो इन एबायोटिक स्ट्रेस से प्लांट को प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद एक सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें कि डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स मूव करते हैं। प्रोवाइड अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। सेल में जितनी भी सेलुलर रिएक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। कंटेन्स ऑर्गेनेल्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक जॉब्स।
डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका कि अपना डिफरेंट फंक्शन होता है, वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो बहुत छोटे साइज की होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। परफॉर्म वेरियस फंक्शंस फॉर अ सेल, सेल्स में जितने भी वर्क होते हैं उसके लिए कोई ना कोई सेल ऑर्गेनेल जिम्मेदार होती है और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क करती हैं। फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, जो अभी हमने पढ़ा था कि जो सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड पार्ट होता है सेल का, उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। मे और मे नॉट बी मेम्ब्रेन बाउंड, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ए मेम्ब्रेनस जिसमें कि कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है जैसा कि हमारा राइबोसोम। इसके अलावा हो सकता है कि उसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जैसे कि हम लोग का गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स एक्सेट्रा, या हो सकता है कि जो सेल ऑर्गेनेल है वो डबल मेम्ब्रेनस हो, उसमें 2 लेयरिंग प्रेजेंट हो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स आर कॉमन सेल ऑर्गेनेल्स। इसके बाद न्यूक्लियस, द कंट्रोल ऑर्गेनेली, जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कंटेन्स द डीएनए इन क्रोमोसोम्स, जो न्यूक्लियस होता है एक कवरिंग से कवर्ड रहता है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं और उन जीन के अंदर डीएनए जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट रहता है। जनरली जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है। Each cell has fixed number of chromosome that carry genes. Genes controls cell characteristics. न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर की जो कवरिंग है उसको हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, जो कि एक डबल मेम्ब्रेनस होती है यानी कि 2 मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। Also called nuclear membrane, contain nuclear pores for materials to enter and leave nucleus. इसमें कुछ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे कि जो भी रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म तक ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जो जीन्स होते हैं जीन के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए इज स्प्रेड आउट एंड अपीयर्स एज क्रोमेटिन इज नॉन डिवाइडिंग सेल्स। डीएनए इज कंडेंस्ड एंड रैप्ड अराउंड प्रोटीन फॉर्मिंग अ क्रोमोसोम इन डिवाइडिंग सेल्स। जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होता है वहाँ पर क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है और जो डिवाइडिंग सेल्स होता है उसमें जो डीएनए होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। डीएनए क्या करता है? जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि हम लोग को स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। डीएनए जेनेटिक कैरेक्टर्स को, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाता है। जीन्स दैट मेकअप डीएनए मॉलिक्यूल कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स। इसके बाद हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं। जो राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जो राइबोसोम्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं, 70S का राइबोसोम और 80S का राइबोसोम्स। 70S का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और 80S का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जो राइबोसोम्स होती हैं ये mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे कि हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के कारण ही जो
राइबोसोम्स होते हैं उनको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री फॉर सेल बोलते हैं। जॉइन अमीनो एसिड टू मेक प्रोटीन थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारी अमीनो एसिड का चेन होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो डबल मेम्ब्रेनस होती है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो साइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन अ सेल है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज होते हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज होते हैं। तो जब एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड पार्टिकल्स ब्लड के माध्यम से हर सेल तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर इन डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स का कन्वर्जन होता है एनर्जी में। तो जहाँ पर जिस सेल ऑर्गेनेल में ये एनर्जी का कन्वर्जन होता है, जहाँ पर फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है एटीपी के फॉर्म में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मसल सेल्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारी मसल सेल्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जो मसल सेल्स होती हैं उनको कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस करनी होती है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेनस होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। जो इनफोल्डिंग होती है उसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, और जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, जहाँ पर कि जो भी एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। खास बात है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें। फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड क्रिस्टी। जो इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग से फ़ायदा ये होता है कि इंक्रीज्ड सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि केमिकल रिएक्शंस आसानी से हो सके, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो सके। जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कम फ्रॉम साइटोप्लाज्म इन द एग सेल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो एग जो होता है वो फीमेल में बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी में आया है वो आपकी मदर से आया है, फीमेल पेरेंट से आया है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी एपरेटस, जिसे कि हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर इसको गोल्जी एपरेटस कहा जाता है। ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, और ये ग्रुप में अरेंज रहता है। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इसमें जो राइबोसोम से जो प्रोटीन्स बनते हैं वो प्रोटीन इन सैक्स में भर जाते हैं, और उसके बाद उन प्रोटीन्स की पैकेजिंग होती है, प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सेल में मौजूद ग्लूकोज लिपिड के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है और प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जो कि दो तरह का होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जिसमें कि राइबोसोम अटैच्ड रहता है, उसको उसकी जो सरफेस होती है रफ हो जाती है, इसलिए उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिस पार्ट में राइबोसोम अटैच्ड नहीं रहता है इसकी सरफेस पर, उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने समझ लिया कि टू टाइप्स का होता है। अगर उसकी मेम्ब्रेन में कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है उसकी सरफेस में, तो उसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
और अगर उसकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच्ड हैं तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। गोल्जी की फिजियोलॉजी देखते हैं कि जो गोल्जी एपरेटस होता है वो प्रोटीन को रिसीव करता है जो कि ईआर में बनी है और उनको वेसिकल में ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके थ्रू वो साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका यूज़ किया जाता है। मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी टू द सेल मेम्ब्रेन बाय वेसिकल्स। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कैरी करता है, ब्रेक डाउन फूड बैक्टीरिया वॉर्न आउट सेल पार्ट्स फॉर द सेल्स। जो लाइसोसोम्स होता है ये फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा सेल में मौजूद अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स को भी रिमूव करता है, डाइजेस्ट करता है। प्रोग्राम्ड फॉर सेल डेथ लाइज एंड रिलीज एंजाइम टू ब्रेक डाउन एंड रिसाइकिल द सेल पार्ट्स। तो जो सेल्स होती हैं, सेल्स में जो भी एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी मटेरियल है या जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनको नष्ट करने के लिए लाइसोसोम का यूज़ किया जाता है। जो लाइसोसोम्स होता है वो जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनको कवर कर लेता है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज़ कर कर उन पार्टिकल्स के साथ में ही खुद को भी नष्ट कर सकता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है। लाइसोसोम देखिए कैसे वर्क करता है। सेल्स टेक इन फूड बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको जो भी सेल है सेल से रिमूव करता है। इसकी फंक्शनिंग आप देखिए कि जो भी फूड पार्टिकल सेल के अंदर आ गया तो यहाँ पर जो लाइसोसोम होगा वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करेगा, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देगा, तो जो डाइजेस्टेड एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो सेल से बाहर चली जाएंगी। इसके बाद है सीलिया एंड फ्लैजेला। जो सेल्स होती हैं, सेल्स को मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं तो सेल्स को मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए जो उसके सेल मेम्ब्रेन होती हैं या जो सेल एनवेलप होती हैं उनसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है जिनको कि हम लोग सीलिया एंड फ्लैजेला कहते हैं। फंक्शन इन मूविंग सेल्स, इन मूविंग फ्लूइड्स और इन स्मॉल पार्टिकल्स अक्रॉस द सेल सरफेस। सीलिया आर शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस ऑन सेल्स। सीलिया जो होते हैं वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और एक सेल में बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, जबकि जो फ्लैजेला होता है वो लॉन्गर होता है और जनरली कम संख्या में होता है। जो फ्लैजेला होता है वो जैसे कि नाविक होता है वो चप्पू की सहायता से नाव को किसी भी दिशा में लेकर जाता है, तो इसी तरह से ये फ्लैजेला जो होता है वो फ्लैजेला का यूज़ करके जो सेल होती है, जो माइक्रोब्स की सेल है वो मूव करती है और अपने सबस्ट्रेटम तक जाकर सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाती है। सीलिया और फ्लैजेला का मूवमेंट आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीलिया और फ्लैजेला मूव करती है और सबस्ट्रेटम तक पहुंचती है। सीलिया मोर इन नंबर्स होते हैं और एक साथ वर्क करते हैं जिससे कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है इनका उसको परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के ट्रांसफॉर्मेशन में एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो वाइट कलर का बना है सेल के अंदर उसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। सैक लाइक, बैग लाइक, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि डिफरेंट केमिकल पार्टिकल्स को रखा जा सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने के काम आता है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि जो वैक्यूल है वो सेल का लगभग हाफ या उससे ज़्यादा पार्ट कवर कर लेता है। तो जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस
सेंटर में नहीं आ पाता। दीज आर फ्लूइड फिल्ड सैक्स फॉर स्टोरेज। तो इनका मेन फंक्शन जो वैक्यूल का होता है वो स्टोरेज का होता है। इनमें डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स को स्टोर किया जाता है। स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल है बहुत छोटे छोटे साइज का होता है और या तो एब्सेंट होता है। लेकिन जो प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है, ये लार्ज साइज का होता है। प्लांट सेल हैव लार्जर सेंट्रल वैक्यूल। जैसा कि जो वेसल्स होते हैं, वेसल्स में हम किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही जो प्लांट सेल्स हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल को इन वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं। इन प्लांट्स दे स्टोर सेल सैप इंक्लूड स्टोरेज ऑफ शुगर, प्रोटीन्स, मिनरल्स, लिपिड्स, वेस्ट मटेरियल्स, साल्ट्स, वाटर एंड एंजाइम्स। तो डिफरेंट टाइप के जो सेलुलर मटेरियल होते हैं उनको वैक्यूल्स स्टोर कर कर रखते हैं। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल प्लास्टिड है, उसका एक पार्ट है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो अपना फूड स्वयं से बना सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, उनकी सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेनली जो प्लांट्स हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी या जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। प्लांट में जो ऐसी सेल्स जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं उनको हम लोग मीजोफिल सेल्स कहते हैं, जो कि प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होती है और कुछ अमाउंट में स्टेम में भी प्रेजेंट हो सकती है। यूज़ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू मेक ओन फूड। अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन मॉडिफाइड इनटू सैक कॉल्ड थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड इन स्टॉक्स कॉल्ड ग्रेना एंड इंटरकनेक्टेड स्ट्रोमा जेली लाइक मटेरियल सराउंड बाय थाइलाकॉइड्स। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे, जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की वो ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा पार्ट में होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स, द यूनिट ऑफ लाइफ video lecture in this session, in which we studied about introduction of cell, discovery of cells, types of cells, and all the cell organelles present in cells, their structure and function. Hoping all you enjoyed and learn a lot from this video. Okay students, that's it for today. Thank you very much.